नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम भारत के प्रभाव के कारण पाकिस्तान पर IMF की सख्ती और बांग्लादेश के उद्योगों पर भारत के कदमों के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। बढ़ते दबाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन की फोन पर बातचीत। यूक्रेन में जारी खून खराबे को तुरंत विराम लगाना चाहते हैं ट्रंप। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी करेंगे बातचीत। इजराइल का पूरे गाजा को नियंत्रण में लेने का ऐलान, तेज किया जमीनी अभियान। ताजा हमले में 46 की मौत, 11 हफ्ते की नाकाबंदी के बाद सीमित मात्रा में आपूर्ति पर जताई सहमति। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों की नई शुरुआत। ब्रेक्जिट के 5 साल बाद दोनों के बीच नए समझौते। सुरक्षा सहयोग बढ़ाना, खाद्य व्यापार और सीमा जांच को आसान बनाना मकसद। पुर्तगाल में सत्तारूढ़ गठबंधन की शानदार जीत, लेकिन बहुमत से दूर। प्रधानमंत्री लुई मोंटेनेग्रो ने विपक्षी दलों के साथ गठबंधन के दिए संकेत। 3 साल में तीसरी बार हुआ आम चुनाव। रोमानिया के राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा उलटफेर। पहले चरण में जीत दर्ज करने वाले रूस समर्थक जॉर्ज सिमियोन को मिली हार। EU समर्थक निकुसर डैन ने मारी बाजी। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है। देश में कमरतोड़ महंगाई का बोलबाला है, लेकिन इस सब के बीच पाकिस्तान के लिए एक राहत की खबर आई थी, और वो थी पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से कर्ज मिलना। पर यह राह भी इतनी आसान नहीं है। कर्ज तो मिल गया, लेकिन इस पर भारत पाकिस्तान तनाव का असर दिख रहा है। अब कर्ज को लेकर IMF ने पाकिस्तान को कई नसीहतें दे दी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 9 मई को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से जैसे तैसे कर्ज लेने में सफल हो गया, लेकिन भारत ने दुनिया से दो टूक कह दिया कि ये वित्तीय सहायता आतंकवाद की फंडिंग से जरा भी कम नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IMF से अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। इसके बाद IMF ने अचानक से कर्ज के बदले 11 नई शर्तें लगाकर पाकिस्तान पर नकेल कस दी है। मतलब शर्तें पूरी नहीं होने पर पाकिस्तान को अगली किस्त नहीं मिल पाएगी। कर्ज की मंजूरी के बाद IMF का नई शर्तें लगाना यही बताता है कि भारत का दबाव काम कर रहा है। भारत वैश्विक समुदाय को बार बार चेता रहा है कि पाकिस्तान इस फंड का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में कर सकता है। पाकिस्तानी सेना और आतंकियों का गहरा गठजोड़ सबको मालूम है। IMF ने भारत के साथ बढ़ते तनाव को आर्थिक सुधारों के लिए खतरा बताया है। IMF की एक ताजा रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव यूं ही बना रहा या और बिगड़ा, तो पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम खतरे में पड़ सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नई शर्तों के तहत पाकिस्तान को वित्त वर्ष 2026 का बजट IMF के साथ हुए समझौते के अंतर्गत संसद से इसी साल जून के अंत तक पास कराना होगा। कृषि आय पर नए कर को लागू करने के लिए एक व्यापक योजना बनानी होगी।
शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए एक्शन प्लान तैयार किए जाएं। गरीबों से जुड़े कार्यक्रम में हर साल बदलाव के निर्देश दिए गए हैं। 2028 के बाद से होने वाले आर्थिक सुधार के नए नियम तय किए जाएं। बिजली और गैस की कीमतों में हर साल बदलाव किया जाए। गैस की कीमतों में साल में 2 बार बदलाव होगा। एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे बिजली पर लगने वाला टैक्स हमेशा के लिए लागू हो। कर्ज पर लगने वाले सर्विस चार्ज की सीमा हटाने की बात कही गई। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन और दूसरे इंडस्ट्रियल पार्क्स को मिलने वाली छूट को 2035 तक पूरी तरह खत्म किया जाए। पुरानी गाड़ियों के इंपोर्ट के नियमों में परिवर्तन किया जाए। इन नई शर्तों के साथ पाकिस्तान पर लगने वाली कुल शर्तें 50 हो गई हैं। इनमें से कुछ को पूरा करने में पाकिस्तान के पहले ही पसीने छूट चुके हैं। कई की तो पूरा करने की मियाद बढ़ानी पड़ी है। अब इन नई शर्तों को पूरा करना और भी कठिन होगा। और इस खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रोफेसर अंशु जोशी, विदेशी मामलों की जानकार हैं, जेएनयू से जुड़ी हुई हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल यही है कि आईएमएफ ने जिस तरह से पाकिस्तान को कई सारी नसीहत दी हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण नसीहत ये भी है कि भारत के साथ तनाव को कम करे, अच्छे संबंध बनाए। क्या कहेंगे आप, भारत का जो दबाव था, भारत लगातार आईएमएफ को में भी भारत ने ये बात रखी थी, उसका असर दिख रहा है? निश्चित तौर पर अब ये असर दिखाई पड़ रहा है। जब पाकिस्तान ने पहलगाम पर एक दुर्दांत आतंकवादी हमला कराया, तो उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उसका जवाब दिया। लेकिन फिर ये देखना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहीं ना कहीं मैं दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगी रहा कि जब भारत ने देखा कि आईएमएफ जैसे संस्थान से पाकिस्तान को कर्ज की मंजूरी मिल गई। इस पूरी प्रक्रिया में भारत ने एब्सटेन किया था, क्योंकि इसमें आप या तो हाँ कह सकते हैं या एब्सटेन कर सकते हैं। तो हमने एब्सटेन किया, और इसके जो सदस्य देश हैं, इसमें आईएमएफ के जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें अमेरिका की भी एक निर्णायक भूमिका रहती है। तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार की कूटनीति उस समय हुई, जो भी कुछ हुआ। लेकिन हमने ये देखा कि आखिरकार आईएमएफ से पाकिस्तान को लोन की मंजूरी मिल गई, और पहली किस्त जो है वो तुरंत जारी भी कर दी गई। तो इसको लेकर के भारत सरकार की तरफ से एक रीड बिटवीन द लाइन बयान भी आए, जिसमें ये कहा गया कि ये देखना हमारे लिए दुखद रहा, क्योंकि आप एक तरफ यदि पूरा विश्व कहता है कि आतंकवाद की लड़ाई में हम भारत के साथ हैं, तो फिर टेरर फंडिंग कहीं ना कहीं हो रही है इस प्रकार से, जो पाकिस्तान को फंडिंग की जा रही है उसके माध्यम से, क्योंकि पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान उसका इस्तेमाल कैसे करता है। अब ये खबर आना कि आईएमएफ ने 11 शर्तों की फेहरिस्त पाकिस्तान को कमाई है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच यदि तनाव बढ़ता है तो उसका खामियाजा पाकिस्तान को ही उठाना पड़ेगा, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर एक बुरा असर पड़ेगा। तो पाकिस्तान अपनी तरफ से ये प्रयास करे कि इस तनाव को कम करे। तो ये देखना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक राहत की खबर तो दिखाई पड़ेगी। इससे पहले भी हमने देखा है कि आईएमएफ जब जब पाकिस्तान की मदद करता है और कुछ शर्तें रखता है, लेकिन कुछ समय बाद आईएमएफ को लगने लगता है कि पाकिस्तान उन शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है। क्या ऐसे कारण हैं कि आईएमएफ को पाकिस्तान पर विश्वास करने में काफी परेशानी होती है? आईएमएफ को ही नहीं चंद्रशेखर जी, आप आज पूरे विश्व को यदि देखें तो पाकिस्तान की जिस प्रकार की छवि बनी है बीते कुछ वर्षों में, पाकिस्तान जैसे देश पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। और पाकिस्तान जिस प्रकार की आर्थिक चुनौतियों के हालातों से वर्तमान दौर में गुजर रहा है, जिस तरह की परिस्थितियां वहां बनी हुई है, और जिस प्रकार का शासन है, ये देखना ये स्पष्ट है कि किस तरह से सेना पाकिस्तान की सरकार को चला रही है और कैसी वहां पर परिस्थितियां बनी हुई हैं। तो इसमें फिर जब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या कोई भी दूसरा देश या कोई भी इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मंच यदि पाकिस्तान को आर्थिक या किसी भी प्रकार की सहायता के लिए राजी भी होते हैं, तो वो सशर्त राजी होंगे। और ये आईएमएफ पहली बार नहीं कर रहा है। आप चाहे आईएमएफ को देखें, डब्ल्यूटीओ को देखें, आप खाड़ी देशों को देखें, पाकिस्तान को जो भी वित्तीय सहायता करता है, जो भी कोई देश हो या कोई संस्थान हो, जब वित्तीय सहायता या कर्ज देता है तो वो सशर्त देता है, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा खतरा इस बात का बना रहता है कि जिस हेड के तहत जो खर्च बताया जा रहा है वो उस हेड में ना खर्च करते हुए पाकिस्तान टेरर फंडिंग पर वो पैसा खर्च करेगा। तो इसीलिए आईएमएफ की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यही है कि जिस हेड के तहत और जो सारा तमाम अपनी आर्थिक परिस्थितियों का हवाला देकर पाकिस्तान ने कर्ज मांगा है, तो पाकिस्तान को बताना पड़ेगा, पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा, एक एक पाई का जो आईएमएफ प्रदान कर रहा है कि उसका कहां पाकिस्तान ने कैसे खर्च किया। क्योंकि सवाल विश्वास का है। पाकिस्तान जैसे देश पर
अब विश्वास नहीं किया जा सकता। अंशु जी, आप बने रहिए हमारे साथ और दूसरी महत्वपूर्ण खबर की ओर हम अपने दर्शकों को लिए चलेंगे, लेकिन पहले एक यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। मैच की पहली गेंद और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैक बाउंड्री की तरफ जाता हुआ, और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। क्योंकि सबने अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। 80% फिटनेस सही डाइट से और 20% एक्सरसाइज से होती है। हर महीने तेल की खपत 10% घटाएं, बेहतर फिटनेस के लिए कम तेल का इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। और जैसा कि पहले से ये बता दिया गया था कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ नाटो के कई अन्य नेताओं से भी आज फ़ोन पर बातचीत करेंगे। और अभी ये खबर आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बातचीत की है, और ये बातचीत रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर के ये बातचीत हुई है। काफ़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडलों के बीच में इस्तांबुल में बातचीत हुई थी। काफ़ी लंबे अरसे बाद ये पहली बातचीत हुई थी, अभी 2 दिन पहले। और उसके बाद जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था कि वो व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत करेंगे, नाटो के कई नेताओं से भी बातचीत करेंगे। और इस सब के बीच एक महत्वपूर्ण बयान अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच में शांति वार्ता या रूस और यूक्रेन के बीच में शांति करवाने में कुछ परेशानियां आ रही हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर ये परेशानी आएगी तो ये अमेरिका का युद्ध नहीं है। तो कहीं न कहीं एक संकेत फिर से दिया है कि अमेरिका जो मध्यस्थता कर रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, अमेरिका इससे पीछे हट सकता है। अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अंशु जी, अभी की ये खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से बात की है अभी, और आज ही वो यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से और नाटो के कई नेताओं से वो बातचीत करने वाले हैं। इससे पहले रूस और यूक्रेन के दोनों जो प्रतिनिधि मंडल थे वो मिले थे इस्तांबुल में, कैदियों की अदला बदली को लेकर के वहाँ पर बातचीत हुई थी। लेकिन सीज फायर को लेकर के, शांति को लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई। और रूस की ओर से जो बात निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन लगातार ये शर्त रख रहे हैं कि जो 5 इलाके रूस ने यूक्रेन से कब्जा किए हैं, जिसमें क्रीमिया है, डोनियास्क है, लुहांस्क है, खिरसोन है, जापोरिजिया है, इन इलाकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। जबकि जो ज़ेलेंस्की हैं वो चाहते हैं कि 30 दिन का युद्ध विराम पहले किया जाए और उसके बाद बातचीत की जाए। और उसके बाद एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव डाला है। पुतिन से उनकी बातचीत हो चुकी है, अभी ज़ेलेंस्की से भी बातचीत होगी। क्या कुछ कहेंगे आप, कब रुकेगा युद्ध? युद्ध कब रुकेगा इसका तो क्या कह सकते हैं, पूरा विश्व इसका इंतजार कर रहा है। लेकिन ये बता दूं कि 23 फरवरी को इस युद्ध को 3 वर्ष पूर्ण हो गए, और हमने बीते शुक्रवार को देखा कि इतने 3 वर्षों में पहली बार यूक्रेन और रशिया के प्रतिनिधि मंडलों के बीच एक सीधी फेस टू फेस वार्ता हुई इस्तांबुल में। हालांकि एक्सपर्ट्स इसको बहुत सफल नहीं बता रहे हैं। 1000
जो कैदी हैं उनकी अदला बदली पर तो एक सहमति बन गई, लेकिन युद्ध विराम को लेकर कोई सहमति बन नहीं पाई चंद्रशेखर जी। और इसके तुरंत बाद आप देखिए रविवार को रशिया ने यूक्रेन पर 270 से भी अधिक ड्रोनों के माध्यम से हमला किया। ये तमाम कीव और जो डोनेस्क और लुगान्स्क वाले क्षेत्र, महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, यहाँ हमले हुए। तो फिर ज़ेलेंस्की की तरफ से स्टेटमेंट्स आए। अब आज नाटो के कुछ देशों के साथ बात करने की बात थी ट्रंप की, पुतिन से अभी टेलीफोनिक वार्ता हुई है और अब ज़ेलेंस्की से बात होगी। तो मेरी और पूरे विश्व की आशा यह है कि जल्द से जल्द ये इस युद्ध का पहले विराम हो और फिर इसे अंत की ओर ले जाया जाए। लेकिन हर कोई एक विन विन सिचुएशन चाहता है, हर कोई अपने इंटरेस्ट्स को सिक्योर करना चाहता है चंद्रशेखर जी, इसीलिए इस युद्ध विराम पर सहमति नहीं बन पाई। एक दिक्कत और आ रही है रूस की ओर से, जो क्रेमलिन के अधिकारियों की ओर से बताया जाता है, वो ये बताया जाता है कि थोड़ा सा जो ज़ेलेंस्की हैं वो मानने लगते हैं तो यूरोप के देश जिनमें नाम लेकर के वो बोलते हैं कि ब्रिटेन और जर्मनी, वो कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की को आगे बढ़ने से रोकते हैं। और वहीं जो रूस ने शर्त रखी है कि 5 इलाकों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले, इसको लेकर के भी परेशानी आ रही है। अमेरिका को शायद दोनों के बीच में बातचीत को आगे बढ़ाने में काफ़ी परेशानी आ रही है। यही कारण है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति आज उन्होंने फिर संकेत दिया है कि अमेरिका पीछे हट सकता है मध्यस्थता से। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी हुई है चंद्रशेखर जी। नाटो के जो ये तमाम देश हैं, यूरोप के जो देश हैं, वो ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। ट्रंप मुझे कहीं ना कहीं पुतिन के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। वो ज़ेलेंस्की पे इस बात का दबाव भी बना चुके हैं कि युद्ध को अंत की ओर ले जाएं, पर ऐसा हो नहीं पा रहा। ज़ेलेंस्की जब टेबल पर आने की सोचते हैं तब पुतिन पीछे हट जाते हैं, और ज़ेलेंस्की जब आने की बात करते हैं तो यूरोपियाई जो देश हैं, जिसमें ये ब्रिटेन जैसे देशों का, जर्मनी जैसे देशों का नाम खुलकर लिया जा रहा है, ये ज़ेलेंस्की को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। तो ये जो तमाम विकट परिस्थितियां बनी हुई हैं, अच्छा पुतिन चाह रहे हैं कि जो 5 महत्वपूर्ण, ये बड़े स्ट्रेटेजिक महत्व के इलाके हैं, और इसके माध्यम से आप देखिए कि कैसे क्रीमिया तक रशिया की एक रीच बन रही है, उसका एक लैंड कॉरिडोर बन रहा है। तो पुतिन इन तमाम इलाकों को वापस नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि यहाँ पर एक रशिया की जो प्रतिनिधित्व है, जो रशिया की गवर्नेंस है, उसको मान्यता दी जाए। उसे ज़ेलेंस्की मानेंगे नहीं। ज़ेलेंस्की वॉर हीरो बनना चाहते हैं। इस तमाम पूरी सिचुएशन में यूक्रेन बर्बाद हो चुका है। ट्रंप इस बात को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, और उन्होंने अपने इलेक्टोरल कैंपेन में भी वादा किया था कि यदि वे राष्ट्रपति बनते हैं तो इस युद्ध को अंत की ओर ले जाएंगे। लेकिन अब ये अंत छोड़िए, विराम को ही लेकर के सहमति नहीं बन पा रही, और इसको लेकर नाटो में भी एक डिवाइड दिखाई पड़ रहा है कि कुछ देश ट्रंप के साथ है, कुछ देश ज़ेलेंस्की के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच ये सीधा दिखाई पड़ता है कि अमेरिका यूक्रेन से अब पीछे हटता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। ठीक है, अंशु जी हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। हीराबाग के गली क्रिकेट में आपका स्वागत। मैच की पहली गेंद और ये घुमा दिया स्क्वायर लेग की तरफ, विचित्र नजारा, बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और फील्डर की जगह जयेश भाई भागते हुए, और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली, क्योंकि सबने अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। अब मुश्किल वक्त में इंडिया कहेगा अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जब घोष बाबू को किस्मत में जोर से टक्कर मारी, 1,60,000 का बिल आया, पर उनका चेहरा खिलखिलाया। हाँ, क्लेम भी अप्रूव हो गया। ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बांग्लादेश के खिलाफ भारत के कड़े कदमों का असर अब दिखने लगा है।
बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने भारत के साथ संबंध बिगाड़े और उसका असर अब बांग्लादेश के कारोबार पर दिख रहा है। बांग्लादेश की सरकार भी अब इससे दबाव में आ गई है। यूनुस प्रशासन अब भारत के साथ बातचीत करना चाहता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि यूनुस प्रशासन ने भारत के साथ संबंध बिगाड़े ही क्यों? ये रिपोर्ट देखिए। भारत की इंपोर्ट स्ट्राइक से घुटनों पर आया बांग्लादेश। भारत के इस कड़े कदम से बदले बांग्लादेश के सुर। पिछले कई महीनों से दोनों देशों के संबंधों में तनाव को हवा देने वाली बयानबाजी से परहेज करते हुए इस बार बांग्लादेश ने इस पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। यूनुस प्रशासन ने भारत के साथ सभी मुद्दों पर विचार विमर्श कर मामले का हल निकालने की बात कही है, लेकिन साथ ही इन प्रतिबंधों पर भारत सरकार की ओर से किसी आधिकारिक सूचना के नहीं मिलने का भी दावा किया है। दरअसल शनिवार को विदेश व्यापार महानिदेशालय ने बांग्लादेश से भारत में रेडीमेड वस्त्रों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ आदि जैसे कुछ सामानों के भूमि बंदरगाहों से आयात पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की थी। हालांकि ये प्रतिबंध नेपाल और भूटान जाने वाले बांग्लादेशी सामानों पर लागू नहीं होंगे। भारत के व्यापार पर लगाए गए बैन के कारण बांग्लादेश को $770 मिलियन का नुकसान होगा, जो कुल बांग्लादेशी आयात का लगभग 42% है। बांग्लादेश से हर साल लगभग $618 मिलियन के रेडीमेड कपड़े भारत आते हैं। अब इन कपड़ों का आयात सिर्फ कोलकाता और नावा शेवा के समुद्री बंदरगाह से ही संभव हो पाएगा। पहले ये कपड़े जमीनी रास्तों से भी आते थे, जो अब बंद हो गए हैं। बांग्लादेश से अब तक 93% माल भूमि मार्ग से आते थे। बैन लगाए गए अन्य सामानों में फलों के स्वाद वाले कार्बोनेटेड पेय, प्रोसेस्ड फूड, कपास और सूती धागे का वेस्ट, प्लास्टिक और पीवीसी, तैयार माल और लकड़ी के फर्नीचर शामिल हैं। इन वस्तुओं का कुल मूल्य लगभग $153 मिलियन आका गया है। बांग्लादेश से आने वाले शिपमेंट को असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में चंगराबांधा और फुलबारी में स्थित किसी भी भूमि सीमा शुल्क स्टेशन या एकीकृत चेक पोस्ट के माध्यम से प्रवेश करने से रोक दिया गया है। हालांकि मछली, एलपीजी, खाद्य तेल के लिए छूट दी गई है, जो इन बंदरगाहों के माध्यम से प्रवेश करना जारी रख सकते हैं। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया था। इस सुविधा के तहत बांग्लादेश को भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के माध्यम से अपने उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात करने की अनुमति थी। वहीं बांग्लादेश ने भी भारत से जमीन के रास्ते धागे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अंशु जी, अगर बांग्लादेश के मामले की हम बात करें तो बांग्लादेश ने शुरुआत में जब वहाँ पर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी थी, एक भारत विरोधी रवैया वहाँ पर अपनाया। हिंदुओं के खिलाफ वहाँ पर काफ़ी अत्याचार हुए और उसके बाद जब भारत सरकार ने कड़े कदम उठाए तो अब उसका प्रभाव वहाँ पर दिख रहा है और कहीं ना कहीं वो नरम भी पड़ रहे हैं। क्या कुछ लगता है आपको बांग्लादेश की आज की स्थिति को लेकर के? देखिए, बांग्लादेश में जो हमने पहले कट्टरपंथ की सरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनते हुए देखी और फिर इस इंटरिम गवर्नमेंट ने जो चुनाव कराने को ही अब तैयार नहीं है, वहाँ किस प्रकार की हिंसाजनक स्थितियों को जन्म दिया, वहाँ जो हिंदू कम्युनिटी रह रही थी उस पर किस प्रकार के अत्याचार किए गए, इसको लेकर के भारत सरकार ने बार बार अपनी आपत्ति भी जताई और बार बार इसका विरोध भी किया। लेकिन अभी हम सभी जानते हैं, पूरे विश्व ने देखा कि बांग्लादेश में किस प्रकार की परिस्थितियां बनी। इसके बाद बांग्लादेश ने ही जो आज भारत ने ये ट्रेड स्ट्राइक बांग्लादेश के ऊपर की है, इसकी शुरुआत की। पहले बांग्लादेश ने भारत से जो धागे और चावल का आयात होता था उस पर प्रतिबंध लगाया। तो इसके बाद अब भारत ने ये प्रतिबंध लगाया है, जिससे बांग्लादेश को एक बड़ा झटका लगा है। लगभग 77 करोड़ के प्रोडक्ट्स पर इसका असर पड़ रहा है और ये बांग्लादेश के, यदि आप कुल इसको आयात को देखें तो इसका 42% है। तो ये एक बड़ा कदम भारत सरकार ने उठाया है। दूसरी महत्वपूर्ण जो ट्रेड से रिलेटेड एक सर्जिकल स्ट्राइक है वो ये कि हमने जो हमारे लैंड पोर्ट्स थे अब उनको बांग्लादेश के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सिर्फ 2 समुद्री बंदरगाहों का प्रयोग बांग्लादेश कर सकता है, बाकी लैंड पोर्ट्स हमने बंद कर दिए हैं। इससे बहुत बड़ा झटका बांग्लादेश से जो सारा सामान भारत के जरिए दूसरे देशों को जा रहा था, भारत आ रहा था, इस पर पड़ने वाला है। तो निश्चित तौर पर इसकी शुरुआत तो बांग्लादेश ने की, चंद्रशेखर जी, लेकिन भारत ने अब अपनी तरफ से ये कड़ी और ठोस कार्रवाई करके
बांग्लादेश को ये बता दिया है कि भारत क्या करने में सक्षम है, और भारत यदि एक छोटा सा इस प्रकार का कोई कदम उठाता है तो फिर बांग्लादेश को किस प्रकार का आर्थिक और राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ सवाल आपके सामने रखेंगे। जिस तरह से वहां पर आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बैन कर दिया गया है आवामी लीग को, वो चुनाव वहां पर नहीं लड़ सकती, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, वहां की जो अभी आंतरिक परिस्थितियां बनी हुई हैं, मैं पाकिस्तान से कंपेयर तो नहीं करती, लेकिन वहां जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं और बीते महीनों में हमने जिस तरह से वहां एक पॉलिटिकल क्राइसिस अनफोल्ड होते हुए देखा, हमने देखा कि कैसे एक छात्र आंदोलन के माध्यम से पहले एक पूरी एक सिचुएशन को क्रिएट किया गया, और इसके बाद वहां पर आंदोलन के तहत जो वहां पर तत्कालीन सरकार थी उसको निरस्त कर दिया गया और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में ये सरकार बनी। तो इनसे किसी भी प्रकार के डेमोक्रेटिक डिसीजंस की उम्मीद नहीं की जा सकती है, और अव्वल तो पहले बांग्लादेश चुनाव की ओर आगे बढ़े। तो इस प्रकार की कोई भी उम्मीद करना जो है बांग्लादेशी अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट है उससे उसी प्रकार से जैसे हम पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज की उम्मीद करते हैं, तो निश्चित तौर पर चुनाव के नतीजों पर और आगे जो सरकार बन सकती है उस पर तो इसका असर पड़ेगा ही। अब आगे किस प्रकार से सिचुएशन अनफोल्ड होती है ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है अंशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण इन सभी विषयों पर हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। कतर में इजराइल और हमास के बीच हुई बेनतीजा शांति वार्ता के साथ ही इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ अपना हवाई और जमीनी सैन्य अभियान तेज कर दिया है। दूसरे बड़े शहर खान यूनिस को खाली करने के इजरायली सेना के आदेश के बीच यहां ताजा इजरायली हमले में 46 मौत हुई हैं। वहीं हमास ने बेत लाहिया में कई इजरायली सैनिकों को मारने का दावा किया है। इस बीच नेतन्याहू ने कहा है कि वो पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा करेंगे। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद पहली बार ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच सुरक्षा, मछली उद्योग और ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में बड़ा समझौता हुआ है। दोनों के बीच लंदन में हुए शिखर सम्मेलन में ये समझौते हुए। सुरक्षा और रक्षा समझौते के तहत हाइब्रिड युद्ध, साइबर सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे मामलों पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग पर सहमति बनी है। पुर्तगाल में 3 साल में हुए तीसरे आम चुनाव में सत्तारूढ़ मध्य दक्षिणपंथी डेमोक्रेटिक अलायंस ने जीत हासिल कर ली है। हालांकि वो संसद में बहुमत हासिल करने में विफल रही है। प्रधानमंत्री एवं डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता लुइस मोंटेनेग्रो ने संकेत दिए हैं कि वो सरकार बनाने के लिए विपक्षी दलों के साथ राजनीतिक समझौतों के लिए तैयार हैं। रोमानिया चुनाव के दूसरे दौर के मतदान में यूरोपीय यूनियन समर्थक उम्मीदवार निकुसर डैन को जीत मिली है। वहीं धुर दक्षिणपंथी नेता जॉर्ज सिमियोन को हार का सामना करना पड़ा है। पहले चरण के मतदान में जॉर्ज सिमियोन को पहला स्थान मिला था। रोमानिया नेटो का सदस्य है, ऐसे में सिमियोन अगर जीतते तो रोमानिया का झुकाव रूस की तरफ हो सकता था। पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ मध्यम मार्गी पार्टी सिविक कोएलिशन के रफाल ट्रजाकोवस्की ने पहले दौर में जीत हासिल कर ली है, लेकिन मामूली बढ़त से पता चलता है कि अगले महीने होने वाले दूसरे दौर में उन्हें अपने राष्ट्रवादी प्रतिद्वंद्वी करोल नावरोकी से कड़ी टक्कर मिल सकती है।